हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर देवनागरी लिपि हिंदी के प्रत्येक पाठक के दिल में अपनी जगह बना पाई है, तो उसके दायरे में सर्वप्रथम रखेंगे। पहला नंबर वो है वैज्ञानिकता। क्या है? वैज्ञानिकता। ये जो लिपि है, इसके जो पीछे है कारण है कि इस लिपि के अंतर्गत वैज्ञानिकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश में क्या हो रहा है, CUT क्या कर दिया आपने, क्या बोलता है? कट। ठीक है, और PUT क्या रखेंगे? PUT को बोलेंगे पुट। क्या बोलेंगे? पुट। और इसको क्या बोलना है? CUT यानी कट। ठीक है, तो ये अंतर U यहां पर भी है, U यहां पर भी है, P है, ठीक है, T है, T है, ये C और ये P है। तो फिर इसको कट करना चाहिए था, या फिर इसको पुट करना चाहिए था, या फिर इसको पट करना चाहिए था। ये चीजों का जो गैप है, ये जो अंतराल है, वो देवनागरी लिपि में नहीं है। वो देवनागरी लिपि में नहीं है, वो अपने हिंदी भाषा में नहीं है, इस लिपि पे नहीं है। और इसी के कारण देवनागरी लिपि को हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। क्या है ये? वैज्ञानिक लिपि, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक लिपि के पीछे बड़ा कारण होने के कारण इस लिपि का प्रत्येक पाठक के दिल में बड़ा सम्मान और प्यार है। ठीक है, और ये अन्य लिपियों में, भले वो अन्य कोई भी लिपि हो, अरमाई हो, यूनानी हो, ठीक है, खरोष्टी हो, कोई भी अन्य लिपि हो, और उस सभी लिपियों के अंतर्गत जो देवनागरी है उसका स्थान सर्वोपरि और सर्वोच्च है। ये बात निश्चित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरा ये कारण भी है वैज्ञानिक लिपि होने का कारण, क्योंकि हमारे जो वर्ण है, हमने वर्णों को अलग अलग रूप में बांटा है। एक स्वर हो जाएगा, एक व्यंजन हो जाएगा। फिर हमने ये भी कहा कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। हमने कहीं पर कंठ कहा, कहीं पर तालु कहा, कहीं पर मुर्दा कहा, कहीं पर दंत कहा, कहीं पर ओष्ठ का, कहीं पर कंठोष्ठ का, कहीं पर कंठ तालव्य कहा। इस प्रकार से हमने कहा, अर्थात हमारे जो स्वर और व्यंजन निकले वो किस प्रकार से बोले जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये हमने निर्धारित किया। ये हमारे जितने भी हिंदी के व्याकरण हुए, जो बड़े बड़े विशद जानकार हुए, वो ये कह के गए कि इस प्रकार से इनका उत्पत्ति स्थल ये है, इनका उत्पत्ति स्थल ये है। तो ये जो विभाजन है, ये दर्शाता ही है कि ये जो देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसके अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का अलग अलग रूप से, ठीक है, कि दीर्घ कौन सा है, लघु कौन सा है। ठीक है, दीर्घ होने के पीछे कारण क्या है, लघु होने के पीछे कारण क्या है, ये जो विभाजन है, ये विभाजन इसकी श्रेष्ठता की महिमा का बखान करता है। और इसी कारण से देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। ठीक है, अगला जो कारण है वो है अक्षर प्रधान वर्णमाला। क्या है साहब? अक्षर प्रधान वर्णमाला। हमारी जो वर्णमाला है, अक्षर प्रधान वर्णमाला, हमारी जो वर्णमाला है वो व्यवस्थित वर्णमाला है। किस प्रकार की है? व्यवस्थित वर्णमाला। ठीक है, और उसके अंतर्गत स्टेप टू स्टेप, है ना, मतलब एक पायदान के अनुसार एक क्रमबद्ध तरीके से उसका निर्माण किया हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से उसको संजोया हुआ है, तैयार किया हुआ है। जिस प्रकार से देखिए आप कि पहले हम स्वर को लेंगे। किसको लेंगे? स्वर को। और उसके अंदर भी पहले किसको लेंगे? अ को। उसके बाद में ये लघु रूप, और यहां पे इसका दीर्घ रूप आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो क्रमबद्ध तरीका है ये इस स्वरों के अंतर्गत है। ऐसा नहीं कि पहले आ ले लिया। अब अंग्रेजी में तो क्या हो रहा है? ABCDEFGH और I। यहां पे I आया तो यहां पे A आया, फिर O आएगा, IJKLMNO, इस तरह से। पर हमारे अंदर ऐसा नहीं। हमारे अंदर क्या है कि स्वर है तो स्वर को फिर पहले अ छोटा, फिर इसका बड़ा रूप, फिर धीरे 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 करके व्यवस्थित, फिर व्यंजन आएंगे,
और व्यंजन में भी क्या होगा, अल्प प्राण महाप्राण का ध्यान रखा, घोष अघोष का ध्यान रखा, ठीक है, सघोष और अघोष का ध्यान रखा, और व्यंजन में भी आएगा क ख, यानी वर्ग प्रधान वर्णों को एक जगह जगह दी, क ख ग ग ड़, ठीक है। ऐसा नहीं क के बाद में फ आ गया, ख के बाद में ट आ गया, ल के बाद में म आ गया, वैसा नहीं है। ये मतलब एक सीक्वेंस के आधार पे, एक क्रमबद्धता के आधार पे इनका निर्माण किया गया है। इसलिए इस लिपि को अक्षर प्रधान वर्णमाला होने के कारण इस लिपि को श्रेष्ठ और सर्वोच्च कहा गया। आगे चलते हैं। अगला है ध्वनि प्रधान लिपि। क्या है? ये जो लिपि है वो ध्वनि प्रधान है। ऐसा नहीं है कि अपने को कहीं पे अटकना पड़ रहा है कि भाई दिक्कत हो रही है कि अब इसको क्या बोलेंगे, लिखे जा रहा है पुलिस, लिखा जा रहा है पॉलिस, बोले जा रहा है पुलिस, वो चीज यहां पर नहीं है। हमारे अंदर अगर इसको क बोल रहे हैं तो हिंदी का प्रत्येक पाठक होगा इस लिपि के इस क को क ही बोलेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि इसको म बोला जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ABCD ABCD मतलब अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, पर इसको क है तो क ही बोलेंगे। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और यह होने के कारण ये अपनी जो लिपि है वो श्रेष्ठ। क्या था ये? ध्वनि प्रधान लिपि। ध्वनि प्रधान लिपि। अगला जो है बिंदु वो ये है कि मात्राओं का विभाजन। क्या होगा? मात्राओं का विभाजन। हमने अलग अलग मात्राओं का विभाजन किया। ऐसा नहीं है कि मतलब ABCDEFGH कोई मात्रा वगैरह नहीं, उसके आगे एक डाल दो, दो डाल दो तो भी वही काम कर रहा है, एक डाल दो तो भी वही काम कर रहा है। जैसे यहां पे हुआ पुट कर दिया और ये कट कर दिया, ठीक है, और कोई कौन सा क्या किस प्रकार से, ऐसा नहीं है। हिंदी में अलग है। जैसे इसको को बोलेंगे तो इसको कौन, काऊ बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा। इतना जो बारीकी का अंतर है वो केवल और केवल हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में है, अन्य जगह पे नहीं है। और इसीलिए इसका एक बिंदु यह भी है कि मात्राओं का विभाजन के आधार पर जो अपनी देवनागरी लिपि है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगला है तुलनात्मक दृष्टि से उत्तम। बाकी जितनी भी लिपियां हैं उनकी नजर से अपनी जो लिपि है वो बेहतर है तुलनात्मक दृष्टि से, ठीक है। तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ। अपनी जो लिपि है वो तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ है, वो अन्य से भिन्न है। किस प्रकार से? क्योंकि अगर इसकी तुलना की जाए तो इसके जो इसका मानक रूप है वो बाकी से काफी श्रेष्ठ है। इसका मानक रूप बहुत विशद है, बहुत गहरा है, ठीक है। आपको त्रुटि बहुत कम देखने को मिलेगी, कहीं कहीं देखने को मिलेगी, है ही नहीं, इसमें नाम मात्र की त्रुटियां हैं। और इसके आधार पर जो ये जो बिंदु है तुलनात्मक रूप से देवनागरी लिपि श्रेष्ठ है, ये स्वयं को प्रतिपादित कर रहा है, ठीक है। अगला हो जाएगा न्यूनताएं। हिंदी के अंतर्गत न्यूनताएं, जो हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है देवनागरी, इसके अंतर्गत न्यूनताएं कम है। न्यूनता का मतलब कमियां। चलो एक जगह रह गई थोड़ी सी कि वहां पर थोड़ी तकलीफ पड़ रही है पाठक को। जैसे अगर खरगोश लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, है ना, और खरगोश ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पर यही का ये रवेश लिखना है, रवेश, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये खेश है या रवेश है, ठीक है। जैसे ये इसको मैंने लिख दिया खेश, तो अब ये रवेश है या खेश है, ये रवेश है या खेश है, ये थोड़ी दिक्कत देता है। बाकी इतना कोई गहरा अंतर नहीं है। और इन बिंदुओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये सभी के सभी देवनागरी लिपि की विशेषताएं, चाहे वो वैज्ञानिक लिपि का बिंदु हो, चाहे वो अक्षर प्रधान वर्णमाला का बिंदु हो, चाहे वो ध्वनि प्रधान लिपि का बिंदु हो, चाहे वो मात्राओं का विभाजन का बिंदु हो, चाहे वो तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ होने का बिंदु हो, चाहे वो न्यूनता वाला बिंदु हो। तो अगर प्रश्न आपका आता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए, तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं के अंतर्गत आप इनको लिख लेना। और बहुत ही आसान भी है आपको याद रखने के लिए, और बहुत सरल भी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार से वापस देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। और फिलहाल मैं भरत कुराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।